हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 8 के साइंस के वायरल एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक की सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। यही एकमात्र चैनल जहाँ पे आप लोग को सटीक प्रश्नों की तैयारी करवाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 8 का 10 मार्च से एग्ज़ाम होना है। तो आइए इसके लिए हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं, जो कि जेक द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास में, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, उत्तक और जीवद्रेक। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? मक्खी, केचुआ, अमीबा और तितली। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव हो जाएगा आपका एमीबा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी भी एक कोशिकीय जीव, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? देखिए, सजीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जो कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। अगर पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज कब और किसने किया, तो आप सब याद रखिएगा 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हुक ने किया था। ठीक है। चलिए, कह रहे निम्न से कौन अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। सल्फर भी अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, निम्न में जो धातु का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने वाले बर्तन में और इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा आंसर इनमें से सभी। धातु का जो उपयोग है पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है और खाना बनाने वाले बर्तन में भी किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? देखिए, कौन सी एकमात्र अधातु है? अधातु में प्रायः विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन अपवाद में एक ग्रेफाइट जो है एक ऐसा अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। कह रहे सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, सूक्ष्मजीवों की जो वृद्धि होती है उसको रोकने के लिए नमक का भी उपयोग किया जाता है, खाद्य तेल का भी किया जाता है, चीनी का भी किया जाता है। तो इनमें हो जाएगा सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कह रहे लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है? देखिए, लेग्यूम पौधों की जो जड़ें होती है ना, उसमें राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते थे। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। कह रहे भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है? भिंडी की पित्त किस सूक्ष्मजीव से होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। कह रहे विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी अवांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, किसी पदार्थ पर विद्युत द्वारा वांछित धातु को भी निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते थे। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन। ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गाड़ी या तो साइकिल के हैंडल या रिम में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्लस आपका जो आंसर होगा वो हो जाता है क्रोमियम। ठीक है। अरे देखिए, क्रोमियम जो होता है ना वो काफ़ी चमकदार होता है। ठीक है। इसलिए इसका उपयोग गाड़ी के हैंडल में और रिम वगैरह में किया जाता है, ताकि ये इसकी चमक लंबे समय तक रहे। कह रहा है कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका और आसुत जल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसुत जल। विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? देखिए, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है? ठीक है। धातु के निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सभी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी।
कह रहा निम्न में से कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है? निम्न में कौन जीवों की जनन की अलैंगिक विधि है? निषेचन, क्रांतरण, मुकुलन और गर्भधारण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। कह रहा बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? मछली में, स्टारफिश में, मेढक में और ये सभी में। यहाँ पे इसका हो जाएगा सभी में। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण, युग्मनज, गर्भ, क्लोन। युग्मनज। नेक्स्ट कह रहा है दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? देखिए, दो सतहों के संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। कह रहा है एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? देखिए, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दाब। याद रखिएगा, दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। ठीक है, जिसे हम लोग पीएस से सूचित करते हैं, पास्कल। क्या निम्नलिखित बलों में से कौन संपकृत बल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संपकृत बल है? पहला है पेशीय बल, चुंबकीय बल, अस्थिर वैद्युत बल और गुरुत्व बल। तो यहाँ पे आपका पेशीय बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, प्रकाश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, कह रहे कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक? देखिए, किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक है, सबसे पहला वो दहनशील पदार्थ होनी चाहिए, दूसरा है ज्वलन ताप भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में इनमें से सभी दे तो लगभग आप लोग इनमें से सभी ही मारिएगा, क्योंकि लगभग करेक्ट होता है। ठीक है, 99% चांस है कि वो सही होगा। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो किशोरावस्था कहते थे। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो एज है वो 11 से 19 वर्ष माना गया है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, 11 से 19 वर्ष माना गया है। क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? देखिए, जब क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था होती है ना, उसमें कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनलिन। कह रहे बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी? देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी? माता, पिता, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें से यहाँ पे हो जाएगा दोनों, क्योंकि माता और पिता दोनों का बराबर भागीदारी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए, अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होता है। हम लोग प्रकाश परावर्तन के नियम में पढ़े हैं। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम में कहता है कि यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपतन कोण अगर 30 दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। का प्रश्न 27 कह रहा है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तु को भी दिखा देता है तो क्या कहते हैं? पेरिस्कोप, विल्डोस्कोप, विक्षेपण और दूरबीन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका पेरिस्कोप। काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? देखिए, जब फसल को काटा जाता है तो उससे जो बीज और दान बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई, थ्रेसिंग। तो इसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अनाज के भंडारण के लिए उसमें नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? देखिए किसानों का जो मित्र है ना वो केचुआ को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 15000 डिग्री सेल्सियस और 25000। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा और आर्यभट्ट। तो चंद्रमा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, किसका है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? देखिए जो सबसे बड़ा उपग्रह होगा है ना, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। मंगल जो है उसको लाल ग्रह कहा जाता है। आप सब याद रखिएगा, पूछ देगा कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, शुक्र जो होता है, शुक्र जो है उसका एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, पूछेगा किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, तो शुक्र और बुध दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह है जिससे चंद्रमा हम लोग कहते हैं चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल की दिशा में कार्य करती है, आरोपित बल का विरोध कार्य करती है? देखिए घर्षण जो होता है हमेशा आरोपित बल का विरोध कार्य करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, घर्षण निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तु के भार पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों पर, चूंकि पृष्ठ की प्रकृति पर भी होता है और वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है। घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्न में से कौन है? स्नेहक के द्वारा, बॉल बेयरिंग के द्वारा, सतह रुखड़ा कर और कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह को रुखड़ा कर। ठीक है, स्नेहक के द्वारा और बॉल बेयरिंग के द्वारा जो होता है घर्षण को कम किया जा सकता है। ठीक है, आप सब याद रखोगे कि घर्षण को कम किया जा सकता है, लेकिन सतह को उखड़ा करके क्या करेंगे, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। क्रिमाइन में कौन संश्लेषित रेशा है? नायलॉन, सूती, नायलॉन, सूती, रेशमी और ऊन। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन 4R में नहीं है? देखिए पर्यावरण से संबंधित जो 4R होता है इसमें कौन नहीं है? रीयूज, रीयूज, रिसाइकल, रिमूव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव नहीं है। कह रहे इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, जूट। तो नायलॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? देखिए आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, कोई नहीं। तो यहाँ पे उसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्तकाल। नेक्स्ट है, ध्वनि संचरित हो सकती है। देखिए ध्वनि किस में संचरित हो सकती है? ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु में, ठोस द्रव गैसों में। तो जो ध्वनि होता है ठोस द्रव गैसों तीनों में संचरित होती है, लेकिन यह है कि ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है और सबसे कम गैस में। निर्वात में जो होता है ध्वनि संचरित नहीं हो सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि ध्वनि किस पे संचरित नहीं हो सकती है, तो निर्वात में। लेकिन ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में संचरित होती है। सबसे अधिक ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में। नेक्स्ट, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जिसको हम लोग भू संपर्कन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, तो भूकंप की जो शक्ति होता है इसको हम लोग सिस्मोग्राफ के द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सिस्मोग्राफ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और धन आवेश। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट कह रहे हैं, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कण, सूक्ष्म ठोस या तरल कणों के बादल को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना पर, देखिए हमारे वायुमंडल में जो है 21% के लगभग में ऑक्सीजन गैस यानी 20.80 है,
ठीक है, और सबसे अधिक जो है 78% वो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21%। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनः वनरोपण, पुनः चक्रण। तो यहाँ पे पुनः वनरोपण जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला सोना किसे कहा जाता है? देखिए काला सोना जो है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अगर आप पूछेगा कि सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है, आप देखिएगा सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना। तो सफ़ेद सोना की अगर बात किया जाएगा तो कपास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है काला सोना किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, सूर्य का प्रकाश और कपड़ा। तो कपड़ा जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं होती है, हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो ये कुल 50 MCQ क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।